जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य तय करना बहुत जरूरी है। लक्ष्य स्पष्ट हो तो एक स्थिर दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। नमस्कार, सुप्रभात, मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत मुख्य गतिविधियों के साथ। वैश्विक स्वास्थ्य केंद्र बनने की ओर अग्रसर भारत। भुवनेश्वर में एम्स के 5वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया संबोधित। एम्स जैसी संस्थाओं की सफलता और सेवाओं को सराहा। डॉक्टरों को बताया ईश्वर का प्रतिनिधि। छात्रों से प्रतिबद्धता और करुणा के साथ समाज की सेवा करने का आग्रह। लद्दाख में एलजी और हरियाणा और गोवा में नए राज्यपालों की नियुक्ति। कविंदर गुप्ता को केंद्र शासित प्रदेश की कमान, असीम घोष को हरियाणा तो अशोक गजपति को गोवा के राज्यपाल की कमान। सिर्फ एक संस्था नहीं, हर भारतीय को भारतीयता से जोड़ने का विचार है भारत विकास परिषद। गृहमंत्री अमित शाह ने भारत विकास परिषद के स्थापना दिवस समारोह को किया संबोधित। कहा, मोदी सरकार ने विकास विरासत दोनों को एक साथ आगे बढ़ाया। चीन के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री से की मुलाकात। कहा, भारत चीन के बीच रिश्ते सामान्य करने की जरूरत। अंतर्राष्ट्रीय हालात में दोनों देशों के बीच सहयोग जरूरी। 2020 में पूर्वी लद्दाख में नियंत्रण रेखा पर हुए सैन्य गतिरोध के बाद पहली चीन यात्रा। और आईएसएस से पृथ्वी के लिए रवाना हुए शुभांशु शुक्ला। चारों अंतरिक्ष यात्री आज दोपहर 3 बजे तक पहुंचेंगे धरती पर। कैलिफोर्निया के तट पर होगा स्प्लैश डाउन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए 18 दिन। एक्सियोम 4 मिशन के तहत ऐतिहासिक यात्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत दुनिया के एक स्वास्थ्य केंद्र की ओर बनने की ओर अग्रसर है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने उचित कीमतों पर उपचारों की सर्वोत्तम गुणवत्ता प्रदान की है, जिसकी वजह से यह संभव हो रहा है। राष्ट्रपति ने लोगों से जीवन शैली के कारण हो रही बीमारियों पर भी चिंता जाहिर की है। भुवनेश्वर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 5वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने शिरकत की और इस समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश और दुनिया के रोगी इन संस्थानों में इलाज के लिए आ रहे हैं। राष्ट्रपति ने समाज में अवसाद और मोटापे के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर की। उन्होंने डॉक्टरों से नियमित योग, प्राणायाम और स्वस्थ भोजन के साथ ही एक बेहतर जीवन शैली के लिए रोगियों को परामर्श देने का आग्रह किया। एम्स केवल देशवासी को उत्तम स्वास्थ्य सेवा जोगाउछि ता नुहे, अन्य देशर लोक माने मध्य चिकित्सा पाई एम्स आसिबा को आग्रह प्रकाश करछु। कारण जेमति कि स्टूडेंट माने ओडिशा एम्स रे पाठ पढ़िया पई आग्रह प्रकाश करछन्ती, सेमिति बहुत विदेशी लोक एम्स रे चिकित्सा पाई आग्रह प्रकाश करछन्ती। तार कारण एम्स रे स्वल्प खर्च रे गुणात्मक चिकित्सा सुविधा मिली पारुछि। मोर विश्वास एम्स रो स्वास्थ्य सेवा भित्रे भारत पृथ्वीर एक अग्रणी हेल्थ केयर डेस्टिनेशन रे परिणत होइछि। लेडीज एंड जेंटलमैन, I am glad to know that over the last 12 years, this institute has grown significantly. What it patient care, be it patient care, medical research or social welfare activities, the institute has earned many accolades and has won hearts of the people of Odisha and the neighboring states such as West Bengal, Chhattisgarh, Jharkhand and others. I am told that in AIIMS Bhubaneswar, over 10 lakh outdoor patients have received treatment over the last 1 year. Also, 17 lakh diagnostic tests and 25,000 surgeries has been conducted. I am glad to know that this institute functions with a large number of medical departments and various services. There are many specialties and super specialties delivering holistic health care across all disciplines. I have been informed that the World Health Organization has recognized the excellence of AIIMS Bhubaneswar with the Asia Safe Surgical Implant Consortium QIP Award for maintaining high standards in surgical
instrument and implant reprocessing. The institute has also received the National Kayakalp Award from the Government of India for exceptional sanitation and other hospital services for 5 consecutive years. भगवान को आमे देखी नहीं, भगवान को इमेज को आमे प्रणाम करछु, फूल चंदन देउछु, भक्ति करूछु, तांको सामने प्रेयर करूछु, शुणो बा शुणो नहीं मो कथा मु दिए कही नयनर लुह जाए नयने सुखी। किंतु मु भाबुछि ए डॉक्टर तांको रिप्रेजेंटेटिव होई जनता पाखक जाइकरी जनतार सेवा करछंती, तेणु करी शायद कि डॉक्टर को भगवान को आख्या दिया जाए। अपने दौरे के दूसरे दिन आज राष्ट्रपति कटक में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगी। 2 दिवसीय ओडिशा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति आज राबिन शॉ विश्वविद्यालय के 13वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कटक में राबिन शॉ गर्ल्स हाई स्कूल की 3 इमारतों के पुनर्विकास कार्य की आधारशिला भी रखेंगी। साथ ही वो महान ओडिया कवि और विद्वान सरला दास की जयंती समारोह में भी भाग लेंगी। 2024 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार भी प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये दौरा ओडिशा के शैक्षिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मदू बुहारी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करके अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं। उन्होंने कहा कि नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मदू बुहारी के निधन से गहरा दुख हुआ। मैं विभिन्न अवसरों पर हमारी बैठकों और बातचीत को याद करता हूं। भारत नाइजीरिया मैत्री के प्रति उनकी बुद्धिमत्ता, गर्मजोशी और अटूट प्रतिबद्धता अद्वितीय थी। मैं भारत के 1.4 अरब लोगों के साथ उनके परिवार, नाइजीरिया के लोगों और सरकार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। साथ ही उत्तराखंड में विकास कार्यों के लिए 4,915 करोड़ की स्वीकृति का अनुरोध किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली मेरठ मोदीपुरम के मध्य संचालित रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को हरिद्वार और ऋषिकेश तक विस्तारित करने, हरिद्वार कुंभ 2027 के सफल संचालन के लिए 3,500 करोड़ रुपए और नंदा राजजात यात्रा 2026 के सुचारू संचालन के लिए 400 करोड़ रुपए की सहायता का आग्रह किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 धाम यात्रा, आदि कैलाश यात्रा, कांवड़ यात्रा और नंदा राजजात यात्रा समेत कुंभ 2027 की तैयारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। साथ ही उन्हें राज्य में तेजी से प्रगति कर रहे जल जीवन मिशन की वर्तमान स्थिति और उपलब्धियों की भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रुद्रप्रयाग स्थित श्री कार्तिक स्वामी मंदिर की प्रतिकृति भी भेंट की। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्हें मिजोरम से जुड़े प्रमुख विकास मुद्दों पर उनके साथ चर्चा की और राज्य की प्रगति के लिए केंद्र से निरंतर सहयोग की मांग की है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने प्रधानमंत्री को पड़ोसी म्यांमार में जुंटा विरोधी समूहों के बीच हालिया सशस्त्र संघर्ष पर चर्चा की है। लाल दुहोमा ने प्रधानमंत्री के साथ थेंजोल पीस सिटी परियोजना, सेरचिप जिले में आइजोल और थेंगजोल के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग में सुधार और पाइप गैस कनेक्शन सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने प्रधानमंत्री को बताया कि इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड वर्तमान में आइजोल के निवासियों को पाइप गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए 9,265 करोड़ रुपए की परियोजना का क्रियान्वयन कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई बैराबी सेरांग रेलवे लाइन और सेरांग रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने का भी अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने जल्द ही वहां पहुंचकर
उद्घाटन करने पर सहमति जताई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को नई दिल्ली में भारत विकास परिषद के 63वें स्थापना दिवस समारोह को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत विकास परिषद का 63वां स्थापना दिवस भारत का विकास भारतीय दृष्टिकोण से चाहने वाले लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। गृहमंत्री ने कहा कि ये संस्था स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनके विचारों को आदर्श मानकर चलती आई है। भारत विकास परिषद सिर्फ संस्था नहीं बल्कि एक विचार है। भारत विकास परिषद सेवा करने वालों और जरूरतमंदों के बीच सेतु का काम कर रहा है। संस्था नहीं है, एक विचार है भारतीय को भारत के तत्व के साथ जोड़ने का। हर भारतीय को भारत के तत्व के साथ जोड़ने का प्रयास भारत विकास परिषद ने किया और सेवा को जीवन का स्वभाव बनाने का काम भारत विकास परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया। और ये दोनों का योग हुआ कि इतने सालों के बाद भी आज और रिलेवेंसी के साथ और उपयुक्तता के साथ भारत विकास परिषद काम कर रही है। सेवा को संगठन से, संगठन को संस्कार से और संस्कार को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़ने का एक अद्भुत कार्य संस्कृति भारत विकास परिषद ने बनाया और इसको आगे भी बढ़ाया। विवेकानंद जी को, उनके विचारों को, उनके जीवन और कवन को आदर्श मानकर ये संस्था चली। समर्पण, संगठन और संस्कार, ये तीनों गुणों को एक प्रकार से संजोकर समाज की सज्जन शक्ति का संगठन करने का काम भारत विकास परिषद ने किया। और वो संगठन शक्ति से जो ऊर्जा निर्मित हुई, वो ऊर्जा ने भारत के करोड़ों लोगों के जीवन में एक उजियारा लाने का काम किया और ऐसे लोगों के जीवन को स्पर्श कर कर बदलने का प्रयास किया जिनको शायद सबसे ज्यादा जरूरत समाज की संगठन शक्ति की थी। और एक प्रकार से भारत विकास परिषद के काम को अलग दृष्टि से देखे तो जिनको सेवा करनी है और जिनको सेवा की जरूरत है, ये दोनों के बीच में सेतु बनने का काम बहुत अच्छे तरीके से भारत विकास परिषद ने किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार ने बीते 11 साल में बड़े बड़े नारे दिए, बगैर सेवा भाव और सेवा के संकल्प के साथ चुपचाप एक सेवक की तरह काम किया। विरासत और विकास दोनों को एक साथ कोई द्वंद्व के बगैर आगे चला है। कई सारे वामपंथी मित्र पूछते हैं कि राम मंदिर बनाने से देश का क्या भला होगा। मैं समझ रहा हूं भाई, आप नहीं समझ पाओगे क्या भला होगा, परंतु मोदी जी ने राम मंदिर भी बनाया है और 5G लाने का भी काम किया है और डिजिटल पेमेंट व्यवस्था को भी सब्जी वाली बेचने वाली रेकड़ी तक पहुंचाने का काम। काशी, उज्जैन, शारदा पीठ और करतारपुर कॉरिडोर भी बनाया है, तो दूसरी ओर IIM, IIT और एम्स की संख्या भी 3 गुना ज्यादा कर दी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मातृभाषा की शिक्षा पर संबल दिया है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी आज भारत सबसे आगे निकलने के लिए तैयार है। योग को एक प्रकार से वैश्विक पहचान नरेंद्र मोदी सरकार ने दी है, तो दूसरी ओर ग्रीन हाइड्रोजन, ड्रोन और कई सारी स्पेस की टेक्नोलॉजी को भारत ने आज आत्मसात कर दिया।
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के सामने भारत को 2047 तक पूर्ण विकसित और विश्व में हर क्षेत्र में सर्वप्रथम राष्ट्र बनाने का संकल्प रखा है। इस संकल्प को सिद्ध करने की कार्य योजना भी है। हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाकर आजादी के वक्त हमारे जो आजादी के आंदोलन के नेतृत्व था, उनकी संकल्पना को 140 करोड़ भारतीयों को याद कराते हैं और उसके साथ साथ पीएम गति शक्ति का मास्टर प्लान भी बनाते हैं। हम धारा 370 समाप्त कर कश्मीर को सुनिश्चित रूप से आतंकवाद से मुक्त कराने का काम करते हैं। हम सीएए लाते हैं। हम देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने की कगार पर पहुंचे हैं। इसके साथ सहकारिता मंत्रालय शुरू कर छोटे किसान और गांव के गरीब के लिए भी हम काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और इस समय आ गया है कि विरासत को भूले बगैर विकास के आधार पर आगे बढ़ना और आजादी के समय हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानियों की जो कल्पना थी, ऐसे भारत का निर्माण करना। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के उपराष्ट्रपति हांग ज़ेंग से कहा है कि भारत चीन संबंधों के निरंतर सामान्य बने रहने से पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणाम प्राप्त हो सकते हैं और जटिल वैश्विक स्थिति के मद्देनजर दोनों पड़ोसी देशों के बीच विचारों का खुला आदान प्रदान बहुत जरूरी है। एस जयशंकर ने अपनी 2 देशों की यात्रा के दूसरे और अंतिम चरण में सिंगापुर से बीजिंग पहुंचने के कुछ समय बाद ज़ेंग से मुलाकात की और बातचीत की। पूर्वी लद्दाख में LAC पर 2020 में हुए सैन्य गतिरोध और इसके बाद दोनों देशों के संबंधों में आए तनाव के बाद एस जयशंकर की पहली चीन यात्रा है। बैठक में एस जयशंकर ने कहा कि जैसा कि ये उल्लेख भी किया आपने कि पिछले साल अक्टूबर में कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में लगातार सुधार हो रहा है। इसके आगे उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस यात्रा में मेरी चर्चाएं इसी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगी। पिछले कुछ महीनों में भारत और चीन ने द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। जून 2020 में दोनों सेनाओं के बीच घातक झड़पों के बाद ये संबंध बिगड़े थे। विदेश मंत्री ने भारत चीन कूटनीतिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ का भी जिक्र किया। अंतरिक्ष में 18 दिनों तक वैज्ञानिक प्रयोग करने के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और उनके 3 अन्य साथी वापस आने के लिए तैयार हैं। शुभांशु शुक्ला आज दोपहर 3 बजे भारतीय समय के अनुसार 3 बजे पृथ्वी पर वापस लौटेंगे। 23 घंटे की करीब ये सफर रहा है और इसके बाद उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया के तट पर स्प्लैश डाउन करेगा। रीएंट्री के वक्त उनके स्पेसक्राफ्ट का तापमान करीब 2500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। चारों एस्ट्रोनॉट एक दिन पहले 14 जुलाई को शाम 4:45 बजे इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से पृथ्वी के लिए रवाना हुए थे। स्पेसक्राफ्ट 263 किलो से ज्यादा कार्गो के साथ वापस आ रहा है। इसमें नासा का हार्डवेयर और 60 से ज्यादा प्रयोगों का डेटा शामिल होगा। यह अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति भवन ने देश के 3 प्रमुख राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नए राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति की घोषणा की है। भूसापति अशोक गजपति राजू को गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं प्रोफेसर आसिम कुमार घोष को हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया है। इसके अलावा कविंदर गुप्ता को लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। कविंदर गुप्ता जम्मू कश्मीर के एक सीनियर बीजेपी नेता हैं और महबूबा मुफ्ती के मुख्यमंत्री रहते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। वो आरएसएस के भी लंबे समय से सदस्य हैं। लगातार 3 बार 2005 से 2010 के बीच जम्मू के मेयर चुने गए। वहीं प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का 19वां राज्यपाल बनाया गया है। असीम घोष पश्चिम बंगाल के हावड़ा के रहने वाले हैं। 1999 से लेकर 2002 तक पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का 19वां राज्यपाल बनाया गया है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा के वो रहने वाले हैं।
और पश्चिम बंगाल के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं। वरिष्ठ राजनेता और पूर्व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू को गोवा का 19वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है। गजपति राजू ने 1978 से लेकर 2014 तक लगातार 7 बार वो विधायक चुने गए। राज्य सरकार में कई मंत्रालय संभाले। अशोक गजपति राजू आंध्र प्रदेश में वित्त, योजना, विधायिका और राजस्व मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। दूरदर्शन पर संस्कृत भाषा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम वार्तावली ने 500 एपिसोड पूरे कर लिए हैं। ये साप्ताहिक कार्यक्रम है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक वीडियो संदेश जारी किया और इस वीडियो संदेश के जरिए डीडी न्यूज परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी हैं। जाते जाते आपको दिखाते हैं ये संदेश। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। दूरदर्शन न्यूज पर संस्कृत भाषा में प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम वार्तावली के 500 एपिसोड होने पर डीडी न्यूज को उसकी टीम को बधाई, शुभकामनाएं। ये समस्त संस्कृत प्रेमियों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। नई पीढ़ी के लोग संस्कृत भाषा के समृद्ध इतिहास के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाए, इस दिशा में दूरदर्शन न्यूज द्वारा 10 वर्षों से अति गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। संस्कृत हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है। यह न केवल हमारी सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा है, बल्कि ये भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल स्रोत भी है। हमारे प्राचीन ग्रंथ वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण सभी संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा संस्कृत को विशेष रूप से महत्व दिया है। इसलिए ये ग्रंथ जो संस्कृत भाषा में भारतीय जीवन मूल्यों, भारत की सांस्कृतिक संरचना, सामाजिक संरचना, रीति रिवाजों और परंपराओं के मूल स्रोत भी हैं। भारत की प्रतिष्ठा में संस्कृत की बड़ी भूमिका रही है। वसुदेव कुटुंबकम जैसे अनेकों शब्दों के शब्दकोश ने भारत को, संस्कृत को समृद्ध भी बनाया है और दुनिया के अंदर संस्कृत को एक नया दृष्टिकोण भी दिया है। आज भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सरकार संस्कृत भाषा के विकास और प्रोत्साहन के लिए सराहनीय कार्य कर रही है। मुझे खुशी है डीडी न्यूज ने संस्कृत में वार्तावली कार्यक्रम के माध्यम से संस्कृत को जनमानस तक पहुंचाने के लिए नित्य नए प्रयोग किए हैं। इस कार्यक्रम में सुभाषित, प्रभा की वार्ता, संस्कृत विषयों के साथ संवाद, संस्कृत गीत आदि दिखाए जाते हैं और संस्कृत भाषाओं जो हमारी समृद्ध और प्राचीन भाषा है उसको आज भी भारतीय ज्ञान परंपरा में विशेष महत्व है। वार्तावली की टीम और दूरदर्शन न्यूज को इस उल्लेखनीय और सराहनीय प्रयास के लिए धन्यवाद। दूरदर्शन न्यूज की वार्तावली कार्यक्रम ऐसे ही संस्कृत को जन जन तक पहुँचाते रहे ताकि हमारी प्राचीनतम और समृद्ध संस्कृत आम जीवन की मूल भाषा बन सके। मेरी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई।